क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इस थ्योरी में हम लोगों ने स्टडी किया, हमारे पास सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम के 5d ऑर्बिटल्स होते हैं। उन ऑर्बिटल्स को हमने क्या नेम दिया? डीजेनरेट ऑर्बिटल। डीजेनरेट का मीनिंग दे आर हैविंग सेम एनर्जी लेवल। क्या बोलते हैं बच्चे? इसी के लिए एक और वर्ड यहां पर था, हम इन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। इनके पास सेम एनर्जी लेवल है। इस सेम एनर्जी लेवल को क्या बोला गया था? डीजेनरेसी भी हम इसे बोलते हैं। ओके, लेकिन जब लिगेंड इसके नजदीक आएगा तो लिगेंड के पास क्या होंगे? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑफ कोर्स वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और डीजेनरेट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगी। उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल थोड़ा हायर स्टेट में हम शो करेंगे। हायर स्टेट का मीनिंग उनकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा, लेकिन स्टेबिलिटी थोड़ा क्या होगी बताओ अर्पित? कम। अगर एनर्जी थोड़ी ज्यादा तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी थोड़ा कम। स्टेबिलिटी थोड़ा कम है तो डेफिनेटली वो खुद को क्या कर चुके होंगे? वो खुद को स्प्लिट कर चुके होंगे। 2 ऑर्बिटल ऊपर, 3 ऑर्बिटल नीचे। अगर ऐसा है तो क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 ऑर्बिटल नीचे और 3 ऑर्बिटल ऊपर तो वो किसका एग्जाम्पल बनेगा? वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। नीचे वालों को क्या नेम दिया गया? नीचे वालों को नेम दिया गया T2G और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स को क्या नेम दिया गया? EG हमने नेम दिया। नीचे वाले एक तरह से ग्राउंड स्टेट और ऊपर वाले क्या कहलाएंगे? एक्साइटेड स्टेट कह सकते हैं हम एक बार के लिए। नेक्स्ट, इसके बाद जो ये 3 ऑर्बिटल का पेयर होता है इसके नेम क्या होंगे? हमेशा DXY, DYZ, DZX। ये तो 11th वाला पार्ट है। लेकिन जहां पर 2 ऑर्बिटल का कॉम्बो प्रेजेंट होगा कभी भी, उनके नेम क्या क्या होंगे? DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर, DZ स्क्वायर, ये इनके नेम होंगे। होप सो आपको यहां तक क्लियर है। कल हम लोगों ने किया था, बड़ा डिटेल में हम लोगों ने किया था कल ये। नेक्स्ट, इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, सुनिए बच्चे क्या होगा यहां पर। सुनो, इसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट वाला। सुनो, सबसे पहले तो हमारे पास ये ऊपर वाले ऑर्बिटल और नीचे वाले ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप है। क्या है? इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप है। उस एनर्जी गैप को हम डेल्टा नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। बताइए बच्चे, क्या सिंबल मैंने लिखा? ऊपर वाले और नीचे वाले ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप है, इसे हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया? डेल्टा नॉट से हमने इसे रिप्रेजेंट किया। ये डेल्टा नॉट बड़े काम की चीज है। एग्जाम में 2011 तक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया, लेकिन 2011 के बाद इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया। वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन बता दो बेटे क्या आया? अमृत, आज कितने दिनों के बाद ज्वाइन कर रहे हो बेटे? गलत बात है ये, कितना ऑफ करते हो आप? हाँ जी बेटे, तो जो वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया वो प्लीज एक बार नोट करना स्टार्ट करें। क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, क्या होगा? व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी? होप सो ये तो कल भी बता दिया था। इसके आगे का क्वेश्चन जो थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ, on the basis of crystal field splitting theory, explain electronic configuration of D4 in terms of T2G and EG in an octahedral complex when number 1
डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी। नंबर 2, डेल्टा नॉट इज लेस देन पी। बेटे ये क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने? ये बताओ पहले तो, जल्दी करें थोड़ा सा। डन। बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबके सब नोट कर चुके हो ये? थोड़ा श्योर कर लो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ध्यान रखना। हाँ जी बेटे, सबसे पहले तो हमें यही क्लियर नहीं है कि ये डेल्टा नोड क्या होता है, ये पी क्या होता है। लिख लो बेटे, डेल्टा नोड क्या होता है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि ऑर्बिटल्स के स्प्लिट होने के बाद उनके बीच में जो गैप होता है, बताना बच्चे गैप किस किस के बीच में? नीचे वाले ऑर्बिटल्स का नेम मुझे क्यों लग रहा है कि शायद T2G था, और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स का नाम EG था। इन दोनों के बीच के गैप को हम किससे रिप्रेजेंट करने लगे हैं? डेल्टा नॉट। डेल्टा नोड से हम रिप्रेजेंट करने लगे हैं, और इसका नेम क्या रख दिया गया बताइए? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बच्चे याद कर लो साथ साथ आप, ये इसे हम लोगों ने नेम दिया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अपने माइंड में बोलो इसे, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए साथ साथ। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम इसे बोलते हैं। अब बेटा बात आती है, ये पी क्या होता है? बेटे पी होता है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, या फिर सीधा सीधा बेटे पेयरिंग एनर्जी भी हम इसे बोल सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे अगर पेयर अप करना हो तो उसके लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिएगी? सबसे पहले एक बार ध्यान दीजिए, सुनिए। क्या तुम्हें याद है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 3 ऑर्बिटल नीचे आएंगे या ऊपर की तरफ आएंगे? नीचे। नीचे ये ध्यान रखना। सबसे पहले तो आपके सिलेबस में यही वाला है बेटे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं और 2 ऑर्बिटल्स आपके ऊपर होते हैं। नीचे वालों का नेम EG, ऐसा ही बेटा? T2G। ओके जी, तो ध्यान दीजिए, नीचे वाले ऑर्बिटल्स का नाम होगा नीचे वाले ऑर्बिटल्स को क्या बोलना था बेटा? T2G। और ऊपर वालों को EG। और इन दोनों के बीच के गैप को ही क्या बोलते हैं? डेल्टा नोट। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर प्रेजेंट है, अगर उसे मुझे नीचे लेकर आना है, मुझे नीचे आके पेयर अप करवाना है, उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? पी से। पी का मीनिंग एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग, या सीधा सीधा बोल दो पेयरिंग एनर्जी। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है? पहले ये बताओ मुझे। यस सर। यस सर। चलो अब सुनो बेटे, यहां पर एक और शब्द लिखा हुआ है D4, इसका क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है इसका? मेरे पास D में हमेशा के लिए फिक्स है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। हमेशा के लिए फिक्स है 5 ऑर्बिटल, बट इस बार उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और बेटे ये स्प्लिट हो चुके होंगे, 2 ऑर्बिटल ऊपर और 3 ऑर्बिटल कहां बेटे? नीचे। बेटा अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन कैसे? 1 2 3 4 ऐसे ही तो पड़े हैं, ठीक है ना बेटे? अब इनके बीच के गैप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा नोड से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कहता हूं बेटे इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी, बताओ बेटे P की वैल्यू कम है या ज्यादा श्योर है? प्लीज बताइए। P की वैल्यू कम। बेटे P की वैल्यू कम का मतलब पेयरिंग एनर्जी कम के ज्यादा? कम। बेटे पेयरिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए तो हनी काम आराम से होगा कि मुश्किल से होगा? आराम से। बड़े आराम से होगा। एक ऐसा काम जिसको करवाने में कम एनर्जी में भी काम चल जाए, ऑफ कोर्स वो काम तो फटाफट हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी, यानी पी की वैल्यू कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है। पेयरिंग के लिए एनर्जी आपको कम चाहिए, कम एनर्जी चाहिए, तो बड़े प्यार से काम चलेगा। अगर बड़े प्यार से काम चलेगा, कैसा काम चलेगा? इसका मतलब ये ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। बताओ बच्चे, ये उठकर कहां पर आ गया?
नीचे वाले, ये नीचे वाले में आ गया। प्लीज बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 4 T2G में 4 इलेक्ट्रॉन। और बेटे EG में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। तो बेटे सबसे पहले तो ये बताओ, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी, यानी पेयरिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए। पेयरिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए तो काम बड़े आराम से बनेगा, बड़े प्यार से बनेगा। तो क्या लिखूं बेटे, पेयरिंग होगी कि नहीं होगी? यस सर, होगी। बेटे मैं सिर्फ पेयरिंग लिख देता हूं, अगले वाले में क्या लिख देंगे? नो पेयरिंग। कोनो दिक्कत? नो सर। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या नजर आ रही है? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। और EG में कितने इलेक्ट्रॉन? 0। 0। क्या थोड़ा सा मुझे बताओगे, जब इलेक्ट्रॉन तुमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी पेयर अप करवाए थे, ये देखो ध्यान दो, 1 2 3 4 5 ऐसे सपोज करो, मैंने कहा था कि अगर पेयरिंग हो जाए तो ये मासूम पीछे आ जाएंगे। कुछ याद आ रहा है तुम्हें ऐसी कोई बात? यस कॉम्प्लेक्स। अगर ये मासूम पीछे आ जाएंगे तो ये 3D के 2 ऑर्बिटल एटलीस्ट क्या हो जाएंगे? एम्प्टी हो जाएंगे। ऐसा काम कब होता था? जब लिगेंड अपने पास कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। और बताओ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग बड़े प्यार से हो जाती थी। पेयरिंग हो जाती थी तो अंदर वाले 3D वाले कुछ ऑर्बिटल खाली हो जाते थे। अंदर वाले कुछ ऑर्बिटल अगर खाली हो जाएंगे तो प्लीज बताओ, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी बनेगी? sp3d2 या फिर d2sp3? डी ऑर्बिटल केड़े इस्तेमाल करने ने? D2sp3। ये लीजिए, तो D2sp3 हम इसे बोलेंगे। और बताओ कैसा कॉम्प्लेक्स में इसे बोलूं? इनर कॉम्प्लेक्स। चलो, तो बेटे बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो सर। चलो तो पेपर में पता लगेगा। बेकार सा है सर। अच्छा, हाँ, इससे अच्छी कोई चीज हो सकती है? इतनी अच्छी चीज है ये। एक होता है हम कोई चीज रट्टा मार रहे होते हैं सिर्फ, ये चीज मैं मानता हूं कि सिर्फ लर्निंग नहीं है, आप पहले अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो और समझ में भी आने वाली चीजें हैं कि जब लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आए तो उन्होंने मेटल एटम के अंदर बैठे हुए थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया। बड़े प्यार से समझ में आता है कौन सी एनर्जी है? रिपल्सिव एनर्जी है। रिपल्सिव एनर्जी है तो एनर्जी थोड़ी ज्यादा हो गई, रिपल्शन की वजह से पांचों डी ऑर्बिटल थोड़ा ऊपर आ गए। थोड़ा ऊपर आ गए, एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी, एनर्जी थोड़ी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी, स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी तो क्या होंगे? स्प्लिट हो जाएंगे। अगर स्प्लिट हो जाएंगे तो 3 नीचे 2 ऊपर, इसको क्या बोलते थे? ऑक्टाहेड्रल बोलते थे। अगर आपके पास पेयरिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए, जो किससे रिप्रेजेंट किया गया वो देखो, डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पी से रिप्रेजेंट किया। अगर पेयरिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए तो साफ साफ पता लग पा रहा है भैया कि पेयरिंग के लिए एनर्जी कम चाहिए तो बड़े प्यार से पेयरिंग होगी। अगर पेयरिंग होती है तो ऐसे केस में लिगेंड को क्या रिगार्ड दिया जाता था? कल पूरी डिटेल में मैंने बताया था ये। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड हम इसे बोलते हैं। अगर ऐसा कोई केस होगा तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल एम्प्टी हो जाते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कंफर्म क्या बनने वाली है? D2sp3। D2sp3 बनने वाली है। अंदर वाले ऑर्बिटल खाली हुए पड़े हैं तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसका नाम क्या रख दिया? इनर कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब पेयरिंग बड़े प्यार से हो रही है। अगर पेयरिंग होगी तो ऊपर वाला एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन नीचे ग्राउंड स्टेट वाले में T2G में 4 इलेक्ट्रॉन और EG में कितने हो गए? 0 हो गए। बेटा इससे सिंपल चीज क्या होगी ये बताओ? असल में क्या होता है, ये जो छोले भटूरे वाले लोग हैं ना, ये भर भर के खा लेते हैं फिर सर बस ये सब बताओ, आप लोग एग्री करोगे इस बात से? अंजलि, अन्नू, आप लोग सब बताओ, अगर कोई इंसान भर भर के खाएगा तो उसको सुस्ती आएगी या नहीं आएगी? मुझे इस बात का रिप्लाई करो। सर रहने दो बस। सर आप लोग, ये हर किसी के साथ है, ये तो एक फैक्ट है। अगर तुम लोग भर भर के लपेटे जा रहे हो, खाए जा रहे हो तो ऑफ कोर्स तुम लोगों को नींद आएगी। जब नींद आएगी तो क्या होगा भैया? फिर तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब तुम्हारे मिक्स ही हो रहे होंगे और क्या। तो वो अभी अभी प्रूव किया उर्वशी ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। इनर कॉम्प्लेक्स का एक नेम और बता रहा हूं मैं, वो ध्यान रखना। इनर कॉम्प्लेक्स का एक नेम और है क्या? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हम इसे बोल सकते हैं। लो का मतलब कम।
इसके अंदर जो स्पिन एनर्जी है वो काफी कम होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ध्यान दो, ये बताओ क्या ये केस क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब दूसरे वाला केस देखो, एक बार दूसरे वाला केस देखो। इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन पी, बताओ बेटा पी की वैल्यू इस बार ग्रेटर है या लेस है? हर्ष, Greater. पी की वैल्यू ग्रेटर यानी कि पेयरिंग एनर्जी ग्रेटर, यानी कि पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो पेयरिंग आराम से होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी. नहीं होगी तो मुझे शायद क्या लिखना समझदारी रहेगी? No pairing. No pairing. नो पेयरिंग। No pairing. और पेयरिंग ही नहीं होगी तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे आपने अभी अभी शिफ्ट किया था थोड़ी देर पहले, क्या वो नीचे ही रहेगा? बताओ। No, sir. सर वो नीचे नहीं रहेगा तो डेफिनेटली नीचे फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? सिर्फ 3, और एक इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? ऊपर होगा। और ईजी में 0 ना बोलकर क्या बोलना चाहिए? 1. 1 बोलना चाहिए। पता नहीं आप लोगों को ये चीज अलग से स्पेसिफाई हो रही है कि नहीं हो रही है? ये देखो हो पा रही है? येलो कलर से हाईलाइट कर दिया। Yes. Yes, sir. ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुझे T2G4 ही बोलना है क्या? No, sir. 3 आएगा. 3 आएगा. T2G3 और EG में कितना बोलूं? 1. 1। थोड़ा सा ना इसको अच्छे तरीके से लिखते हैं, EGG थोड़ा नीचे और ये 1 बचे। इसके बाद बताओ अगर पेयरिंग नहीं हो पा रही है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिगेंड कैसा है? Weak. अरे एक बात बताओ यार, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम साथ साथ रिप्लाई करने के लायक हो चुके हो, तो इसका मतलब टॉपिक अच्छा है। अगर सपोज आप रिप्लाई करने में थोड़ा भी कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो अच्छा। इसके बाद बताओ अगर पेयरिंग हो नहीं रही तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल खाली होंगे क्या? No, sir. अगर No, sir. अंदर वाले d ऑर्बिटल खाली नहीं है तो sp3d2. ये लीजिए sp3d2। और बताओ Outer complex. आउटर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ एक और नेम बता दो। High spin complex. लो की जगह पे हाई लिख दो इस बार, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स आप इसे बोल दो। ये बताओ क्या ये कर पाओगे? अगर P की वैल्यू Yes, sir. ग्रेटर है, पेयरिंग के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो डेफिनेटली पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन T2G3 EG1 होगा। और पेयरिंग जब नहीं कर पा रहा तो वो लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेगा? वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। बाहर वाले d ऑर्बिटल इस्तेमाल होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जो बाहर वाले ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे, 4d वाले ऑर्बिटल इस्तेमाल करेंगे, हम उन्हें आउटर कॉम्प्लेक्स या फिर क्या रिगार्ड देंगे? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो बना रहे हैं, ऐसा हम बोलेंगे। बताओ बच्चे, क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से क्लेरिफाई हो चुका है? Yes, sir. नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. किसी को नोट करना बाकी है तो अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ जी मिस्टर कुशल, क्या हम चल सकते हैं? हनी, कोई डाउट है बच्चे? यस सर, ऑफ कोर्स। हनी, कोई डाउट बच्चे? सर ये इसके हाइब्रिडाइजेशन समझाना है sp3d2 वाली। क्या किया दोबारा बता? sp3d2 वाली हाइब्रिडाइजेशन समझाना सर। उसमें क्या समझाऊं? ऑक्टाहेड्रल में sp3d2 ही होता है। तो अगर अंदर वाले d ऑर्बिटल खाली हैं 3d वाले तो d2sp3, बाहर वाले हैं तो sp3d2। ठीक है सर। ठीक है। और हनी इसके अंदर जो डेल्टा नोड है उसको हमने डिफरेंस लिया, यानी कि दो नीचे वाले और ऊपर वाले ऑर्बिटल्स के बीच में जो गैप है, जो एनर्जी गैप है, उसे डेल्टा नोड हमने बोल दिया। और इसको नेम क्या रिगार्ड दिया? नेम क्या इसका प्रोनाउंशिएट करेंगे? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये हम इसे बोलेंगे। हाँ जी ईशा, इसका मीनिंग हर लिगेंड की स्ट्रेंथ अलग अलग होती है, बिल्कुल अलग अलग होती है, और वो हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगानी होती है। आपको पता नहीं लगानी, लेकिन साइंटिस्टों ने पता लगा रखी है। उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी नाम दे रखा है। एनसीईआरटी बुक में राइट साइड वाले पेज पे प्रॉपर टेबल भी बना रखी है, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको अपना आंसर कैसे वेरीफाई करना है, वो चीजें मैं आपको एक्सट्रैक्ट करके देने वाला हूँ। कल भी बताया था, लेकिन धीरे धीरे और ज्यादा एक्सट्रैक्शन उसमें हो जाएगी, तो मैं ज्यादा सरखपाई करने की जरूरत नहीं है उसके अंदर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। होप सो यहाँ तक आपको क्लियर है सभी को। और मैंने कल कुछ आपको होमवर्क भी दिया था,
शायद वो भी नहीं, हर स्टाइल नहीं करना बच्चे। D3, D2, D5 ऐसे तो बड़े मल्टीपल केसेस हैं, हमें अपना D4 वाला केस करना है, यहीं पे एक एक्सेप्शन डेवलप होता है। और सुन देख बेटा, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में D4 का केस आया मोक्ष, ठीक है। मैंने आपको याद करो, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन का ये वाला कॉन्सेप्ट आपके और कौन से चैप्टर में काम आएगा ही आएगा, अदरवाइज 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। D and F ब्लॉक, वहां D एंड F ब्लॉक में भी किसकी बात होगी? D3, D2 या D5 या D4 की? D4, कंफर्म है, डैम श्योर है, D4 की ही बात होगी वहां पर भी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दो बच्चे, इसके बाद होप्सो आपको ये क्लियर है यहां तक। इसके बाद बच्चे हमारा पेंडिंग है, हाँ जी फटाफट जल्दी से नोट कर लो, वर्नर थ्योरी, ये टॉपिक हमारा पेंडिंग था, इसमें मैंने आपको नहीं करवाया था। लिखो फटाफट जल्दी से, क्वेश्चन की फॉर्म में कर लो। तो ये जितने भी हमारे मेन क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी बैक साइज में, इन टेक्स्ट में, ठीक है, रेफरेंस बुक में जितने भी रिस्पेक्टेड क्वेश्चन है वो हम साथ साथ ही कर रहे हैं बच्चे, हर चैप्टर की तरह, तो इनको साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चले जाना। सुनो बच्चा, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। हाँ जी बेटे, वर्नर यहां एक साइंटिस्ट का नेम है, फटाफट जल्दी से नोट करो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बेटे ये नोट्स में नहीं है, ये ध्यान रखना, ये करना पड़ेगा आपको। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, valences are of two types. Number 1, नोट कर रहे हो साथ साथ सभी? yes sir, yes sir, Number 1, प्राइमरी वैलेंसी, नोट्स में नहीं मिलेगा आपको ये, प्राइमरी वैलेंसी लिखियो बेटा। It is equal to oxidation state. It is equal to oxidation state. This valency is ionizable. For example, in CuH2O6 2 positive, प्राइमरी वैलेंसी इज, हाँ बेटा बताओ प्राइमरी वैलेंसी क्या है यहां पर? अंकुश, नॉट पॉसिबल, +2, रिकॉर्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ये जो आपको शो हो रही है ये करप्ट हो जाती है बीच में, तो मेरा बड़ा टाइम इसमें वेस्ट होता है बेटे। प्राइमरी वैलेंसी कितनी है यहाँ पर बताओ? +2, तो प्राइमरी वैलेंसी हम बोलेंगे +2, और ये +2 वैलेंसी क्या? आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब है अगर यहाँ +2 है तो यहाँ पे -2 भी आ सकता है। अब बताओ पूरे सोल्ट के ऊपर 2 पॉजिटिव है तो मैं साथ में 2 क्लोरीन 2 फ्लोरीन वगैरह लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता हूँ? yes sir, मैं आराम से लगा सकता हूँ। हाँ जी बच्चे, सेकंड नंबर पर नोट करें सेकेंडरी वैलेंसी। नोट करो इसके अंदर, इट इज इक्वल टू number of ligands directly attached
to metal or equal to coordination number this valency is non-ionizable. For example, in CuH2O6 2 positive, comma 6. secondary valency is, हाँ बेटा कितनी होगी? 6. यहाँ पे 6 लिगेंड लगे हैं, 6 आपके पास वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 कहलाएगी। ये बताइए क्या सबके सब नोट कर चुके हैं? Yes, sir. ओके बेटा। क्या कहते हो, आगे चल सकता हूँ क्या? Yes, sir. चलिए। हाँ जी कोमल, कहाँ हो बच्चे? Yes, sir. फिर दोबारा से एनसीईआरटी लैंग्वेज की धज्जियां उड़ाएं थोड़ी सी। Yes, sir. देखो बच्चे, कल जैसे हमारी बात हुई थी कि एनसीईआरटी के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कोऑर्डिनेशन शेफियर की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा आइडेंटिकल है, सेम ऐसे यहाँ देखो एक बार ध्यान से। आपको क्या लगता है कि मैंने यहाँ पे जो लिखा है नंबर ऑफ लिगेंड डायरेक्टली अटैच्ड, ये इनडायरेक्टली एक तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर ही तो होता है, Yes, sir. है ना? अच्छा ये बताओ मुझे, ये इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं ढंग का कुछ। कॉपर है, इसके साथ में आपने 6 वाटर मॉलिक्यूल लगा रखे हैं, सबके सब समझना ध्यान से। ये मैंने 6 वाटर मॉलिक्यूल यहां पर अटैच किए हुए हैं, तो प्लीज बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. ठीक है। अच्छा जी एक और बताओ फिर, पता नहीं कल बात हुई थी या नहीं हुई थी, मेरे माइंड में अभी नहीं है। ये EN क्या होता है? Ethylene diamine. इथाइलिन डायामाइन। प्लीज बताओ नंबर ऑफ लिगेंड कितने अटैच है? मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि कल ये हुआ है या नहीं हुआ है। 3. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए? 6. अगर हम लोग डेफिनेशन की माने तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 नहीं होना चाहिए हनी, Yes, sir. है ना? अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन को देखें तो नंबर ऑफ लिगेंड तो 3 है, लेकिन रियलिटी में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखने होते हैं बेटे। अब बताओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6. बन रहे हैं कि 6 बन रहे हैं? 6. तो बताओ डेफिनेशन में और उसके अंदर छुपे हुए कॉन्सेप्ट में कभी कभी थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, ठीक है ना? तो यही चीजें हैं जो एक बुक और एक टीचर के बीच में डिफरेंस क्रिएट करती है स्टूडेंट के लिए। आई होप सो। ठीक है, चलो तो आगे चल सकते हैं क्या बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. आगे। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट वाली चीजें रहती हैं अभी जो करनी है। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, 3 मार्क्स में आया हुआ बेटे। ठीक है, ये लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छी सी राइटिंग में फिर दोबारा से लिखते हैं बेटे। क्वेश्चन थोड़ा सा भारी भरकम है, नोट कर लेना, लापरवाही मत करना। कभी तुम सोचो कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप क्वेश्चन को अपने हाथ से लिखते हो तो बेटे एक फील आता है कि मैं काम कर रहा हूं, लेजीनेस आपकी भाग जाती है, थोड़े एक्टिव आप फील करोगे। ठीक है, ध्यान दो बेटे। CrCl3.6H2O is mixed with AgNO3. Two moles of AgCl are डैश डैश डैश। इससे पहले
छोटी सी चीज एक बार बताना चाहूंगा थोड़ा हिंट के तौर पर। सुनो बेटे, ये बताओ आपको CrCl3.6H2O दिया गया है। बेटे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर तो होप्सो नहीं है, अभी पूरा स्ट्रक्चर तो नहीं है ना, कोई बिग ब्रैकेट बना रखी है ना? यस सर। तो इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या क्या पॉसिबल है एक बार देखते हैं बेटे। सुनो देखो, मुझे लगता है एक स्ट्रक्चर तो जो पॉसिबल है CrH2O6, इसको बिग ब्रैकेट में रखूंगा। अब बताओ बच्चे, अगर मैंने 6 के Cl3 बार। मेरी बात सुनो पहले, अगर हम 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल को ब्रैकेट में रखा है हमने, तो ये 6 के 6 वाटर मॉलिक्यूल कौन सा बॉन्ड बनाकर बैठे हैं? कोऑर्डिनेट। अब इनका नाम लिगेंड है। बेटे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में उन वाटर को लिगेंड नहीं बोल सकते थे, अब मैं उसे लिगेंड जरूर बोलूंगा। और बाहर की तरफ क्या आ गया? Cl3। ठीक है बेटे, दूसरा क्या पॉसिबल है? Cr बेटा अंदर हो सकता है वाटर 5 ही हो और 1 क्लोरीन हो अंदर, टोटल मिला के 6 होगा बेटे, ऑक्टाहेड्रल होगा टोटल मिला के। अब बताओ कितने क्लोरीन बाहर पड़े हैं? 2। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा अंदर वाले क्लोरीन में और बाहर वाले क्लोरीन में कोई डिफरेंस है क्या? बेटे दिमाग खोल लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी है। बोल रहे हो, जो अंदर वाला क्लोरीन एटम है सिंगल, वो है लिगेंड, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बैठा है। मेरी बात सुनना फिर दोबारा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। अंदर वाला सिंगल क्लोरीन एटम लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर बैठा है, वो एक तरह का कोवलेंट बॉन्ड बनाकर बैठा है, वो जल्दी से कोई रिएक्शन करने वाला नहीं है। जबकि बाहर जो 2 क्लोरीन एटम हैं वो एनायन की तरह बिहेव करेंगे, वो आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, तो बताओ अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं तो इसकी रिएक्शन करवाने पर Ag और Cl को मिक्स होके क्या बाहर निकलता है बेटे? AgCl बाहर निकलता है। बेटे Ag मेरे पास एक्सेस में है, कोई लिमिट नहीं है अपने पास, भर भर के है, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मर्जी Ag ले लो। बताओ क्लोरीन कितने हैं तुम्हारे पास जो तुम बाहर निकाल सकते हो? 2। बेटे आपके पास 3 नहीं, सिर्फ ये 2 ही क्लोरीन हैं जो Ag के साथ मिलकर रिएक्शन करेंगे। तो बताओ AgCl के कितने मोल बनने पॉसिबल हैं? 2। ये बताओ, क्या ये क्लियर है? और बेटे एक वाटर मॉलिक्यूल जो अंदर नहीं लिख रखा तो वो बाहर आएगा। क्या प्लीज बताओ कि वाटर मॉलिक्यूल यहां किसकी तरह बिहेव कर रहा है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 10th क्लास में पढ़ा, अगर कभी किसी वाटर मॉलिक्यूल को डॉट बना के आगे लगा रखा है तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। क्या हुआ? क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। एक बार इसको एब्जॉर्ब कर लो थोड़ा अच्छे से, ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा ये बता दो लगे हाथ, अगर मैं ऊपर वाले में रिएक्शन करवाता AgNO3 जो हमारे पास रियलिटी में एक्सेस में होंगे हर केस में, बताना बेटे AgCl के कितने मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, कितने मोल बाहर निकलेंगे? 3 मोल। क्या सबको ये बातें अब समझ में आ रही हैं बेटे? बाहर 3 क्लोरीन तो 3 Ag से मिलके 3 moles of AgCl are formed। कुछ समझे कि नहीं समझे? यस सर। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? नो सर। चाहे लग रहा हो, करना तो पड़ेगा फिर भी। क्या कोई और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्या इसका? फिर दोबारा मैंने पहले वाले केस में अंदर कोई क्लोरीन नहीं डाला, सेकंड वाले केस में 1 क्लोरीन डाल दिया, थर्ड वाले केस में 2 क्लोरीन। 2 क्लोरीन डालूं तो बताओ कितने वाटर बाहर निकालूंगा? 4 2। क्या अंदर 4 रहेंगे। अब बताओ बेटे बाहर कितना क्लोरीन बचा हुआ है? 1। अगर बाहर 1 ही क्लोरीन बचा है तो साथ में क्या लिखूं अब? 1 मोल। अच्छा तो लिखेंगे। इस बार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं? 2। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसकी अब रिएक्शन कराऊं AgNO3 से तो क्या मिलने वाला है तुम्हें?
1 mole of HCl. कि किसी स्टूडेंट को डाउट है तो चैट बॉक्स में अपना पर्टिकुलर डाउट मेरे साथ शेयर करे कि किस पॉइंट पर उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद सुनो बेटे, फोर्थ क्या पॉसिबल है, सुनो फोर्थ बेटे, CR। बेटे पहले वाले केस में कोई क्लोरीन अंदर नहीं, सेकंड वाले में 1 क्लोरीन, थर्ड वाले में 2 क्लोरीन। अब क्या करूं? 3 chlorine. अगर 3 क्लोरीन अंदर है तो वाटर कितने होंगे? 3. बताओ बाहर कितना क्लोरीन है? 0. ठन गोपाला। और उसके बाद वाटर कितने हैं बाहर? 3. अब बताओ बेटे, AgNO3 से रिएक्शन कराऊं तो आई थिंक एक ही मॉलिक्यूल बन पाएगा इस बार तो, AgCl का। No sir. क्या बात कर रहे हो? सर बाहर क्लोरीन. सर Cl तो एग्जैक्टली, नो AgCl फॉर्म्ड। कुछ समझे कि नहीं समझे? बताओ बेटे, कुछ समझ में आ रहा है? तो जो ये ऊपर मिस्ट्री थी, इस मिस्ट्री के कितने एंगल अपने सामने आए हैं? साउंड आनी बंद होगी तुम लोगों की। इस मिस्ट्री के कितने एंगल हमारे सामने आ रहे हैं? 4 एंगल। अब सुनो बेटे, ये बताओ मुझे, क्वेश्चन को एक बार प्लीज रीड करना, क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करना। एक लाइन जो लिखी है, CrCl3.6H2 is mixed with AgNO3, राइट? वो नीचे करके दिखाया मैंने। आगे बेटे कहता है 2 moles of AgCl are formed। बताओ बेटे, ये कौन से वाले केस की बात कर रहा है? 2 मोल का मतलब सेकंड. लग गया। तो हमें इन चारों में से आइडेंटिफाई करना था यहाँ पे कौन सा केस है। अब मैं क्वेश्चन को कंप्लीट करूं जो कि आपको आंसर पहले ही पता लग चुका है, ये बताओ मुझे। यस सर. चलिए ध्यान दो बेटे, सुनो, देखो इधर। 2 moles of AgCl are formed, are precipitated Two moles of AgCl are precipitated, write formula and IUPAC, name of complex compound। बताओ बेटे, इन चारों में से ये कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा? सेकंड वाला होगा। तो हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ, पेपर में तुम्हें चारों केस बना के आने पड़ेंगे क्या? नो सर. बिल्कुल भी नहीं, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब सुनो ध्यान से, रुको, एक्सेस लिख देता हूँ छोटा सा करके। बेटे आंसर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। आंसर मैं ऊपर ऊपर लिख रहा हूँ बेटे, और कलर भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो बेटे इसका आंसर हमारा क्या बना? फॉर्मूला इज, क्या बनेगा बेटे? CrH2O, कितने बेटे? 5ClCl2.H2O। अच्छा बेटे, इसका IUPAC नेम क्या होगा? सबसे पहले किसका नेम आएगा बताओ? लिगेंड का नेम आएगा। लिगेंड का. सबसे पहले लिगेंड का नेम आएगा बेटे। लिगेंड का नेम, वाटर का नाम क्या? पेंटा एक्वा. एक्वा। तो ए से एक्वा पहले या सी से क्लोराइडो पहले? एक्वा. पेंटा एक्वा है ना? यस सर। तो ये लो बेटा, ये 2-3 बच्चे रिप्लाई कर रहे होते हैं बस, पेंटा एक्वा। आगे बच्चे Cl से, और काफी बच्चे चैट बॉक्स में बताते हैं। कुछ बच्चे ना चैट बॉक्स में बोलते हैं ना ही खुद बोलते हैं। पेंटा एक्वा, आगे बच्चे क्लोराइडो, कोनो दिक्कत? आगे बच्चे क्रोमियम। बेटे क्रोमियम के ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। 3 निकालना आता है ना सभी को, ऐसे करके लिखते हैं। आगे बताओ बेटे। क्लोराइड। क्लोराइड। क्यों? बायक्लोराइड या डायक्लोराइड नहीं आना चाहिए? नो सर। नहीं. चलो, गुस्सा क्यों कर रहे हो फिर? उसके बाद आगे
बताओ बेटे, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का एक ही मॉलिक्यूल है तो क्या बोलते थे हम उसे? याद करो, 10th वाली लैंग्वेज तुम भूल चुके होगे, मोनोहाइड्रेट हम उसे बोलेंगे। याद करो, Monohydrate. कहीं पे अब तुमने वॉशिंग सोडा पढ़ा था 10th क्लास में, उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल थे, हम उसे डेकाहाइड्रेट बोलते थे। CuSO4.5H2O ब्लू विट्रॉल, उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल थे, उसे पेंटाहाइड्रेट बोलते थे। यहाँ एक ही है तो क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रेट बोलेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता नीचे वाले ऑप्शंस में भी सबके IUPAC नेम लिख लेने चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी? Yes, sir. Sir. ये क्वेश्चन समझ में आया वैसे सभी को पहले? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा एक बार इनके सबके नेम बताओ। यहाँ लेफ्ट साइड में इनके नेम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, फर्स्ट वाले का नेम क्या नेम आएगा? Aqua. Hexa aqua Chromium. chromium chloride. एक्वा क्रोमियम, आगे ब्रैकेट में 3, इसके बाद क्या आएगा बताओ? Chloride. Chloride. क्लोराइड आएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बच्चे, इसके बाद आएगा क्लोराइड। कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है इसके अंदर। सेकंड वाले का नेम बताइए। Penta aqua chlorido chromium 3 chloride monohydrate. पेंटा एक्वा क्लोराइडो, आगे Chromium. इसका तो हमने लिख दिया अभी, है ना? Yes, sir. 3 क्लोराइड, Chloride. आगे Monohydrate. मोनोहाइड्रेट। सबको स्क्रीन पे ये पढ़ा जा रहा है, मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ। Yes, sir. थर्ड वाले का नेम 4 से क्या नेम आएगा? Tetra. Tetra. टेट्रा एक्वा, Aqua. आगे Dichloride of क्लोराइडो, आगे chromium 3 क्रोमियम 3, chloride आगे dihydrate. डाइहाइड्रेट, आगे लास्ट वाले का नेम Aqua. Trichlorido. ट्राई एक्वा, Trichlorido. ट्राई क्लोराइडो, Chromium 3 क्रोमियम 3, trihydrate. ट्राइहाइड्रेट। ये बताओ बच्चे, सबको क्या ये क्लियर हो पा रहा है? Yes, sir. चलिए युवराज, एक बात बता बेटे, अगर सपोज कर 10 बच्चों का कनेक्शन बीच में एकदम से ब्रेक हो जाएगा, आपको क्या लगता है ऐसा सिर्फ आपके साथ होता है? बेटे बार बार उस चीज को कैसे रिपीट कर सकते हैं हम? आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे और क्या करें बताओ? क्यों बेटा ऐसा होता है ना? सपोज करो 15 मिनट में जो काम कराया, अगर किसी बच्चे का कनेक्शन अगर वीक हो गया, ब्रेक हो गया, तो क्या टीचर उस 15 मिनट 20 मिनट वाले काम को फिर दोबारा रिपीट कर पाएगा? बेटे दिक्कत हो जाती है ना फिर उसमें, क्योंकि फिर हम एक ही टॉपिक पे रह जाएंगे, बार बार हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो मेरा जो कंसर्न होता है युवराज, वो होता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर पॉइंट है ना जिसपे आप अटक गए हो कुछ भी, या कोई चीज दोबारा डिक्टेट करने की जरूरत है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट बचे, ठीक है? अगर इन केस अगर कोई कनेक्शन में है, जैसे कल वासु का कनेक्शन ब्रेक हो गया था, क्यों वासु? तो इस भाई साहब को रिकॉर्डिंग सेंड कर दी मैंने, ठीक है ना, इसीलिए। तो आपको रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा, बहुत इजी है और बहुत अच्छे से हम इसको कर रहे हैं, बिल्कुल शांत तरीके से कर रहे हैं, कोई भगा नहीं रहे हम इसको, ठीक है? तो क्या कहते हो, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में मजा आ गया कि एक क्वेश्चन और बनता है, ऐसा क्या कहते हो? एक और करवा दो सर। चलिए ये लीजिए फिर एक क्वेश्चन और, इसका थोड़ा सा स्पीडली करना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये कहते हैं हमें COCl3.6NH3 mixed with AgNO3 to give 3 moles of AgCl.
टेल फॉर्मूला विद नेम। लो बेटा, सीधी बात, नो बकवास, फटाफट बता दो क्या आंसर आएगा इसके साथ। बेटा 3 मॉलिक्यूल AgCl के बाहर निकलेंगे, इसका मीनिंग बाहर कितने क्लोरीन लगेंगे? बताओ बेटा, बाहर कितने क्लोरीन एटम हमें लगाने चाहिए? 3। अगर बाहर 3 के 3 क्लोरीन आ गए तो अंदर कोई क्लोरीन नहीं बचा, 6 के 6 अमोनिया अंदर आएंगे। Cl मैंने लिख दिया। AgNO3 आप एक्सेस में लेंगे, बड़े प्यार से 3 मोल्स ऑफ AgCl आपके बन जाएंगे। और इस केमिकल का नेम आप क्या लिखोगे बताओ? Hexaamine. Hexamine. Cobalt. हेक्साएमाइन, आगे Cobalt. कोबाल्ट, आगे 3. आगे Chloride. क्लोराइड। क्या करना होता है ये बताओ।